नमस्कार बच्चों। कल के वीडियो में हम लोगों ने मिश्रण को पृथक करने के कुछ तरीकों के बारे में सीखा था। बच्चों, परसों के वीडियो में भी मिश्रण को पृथक करने के तरीके हमने सीखे थे, जिनमें सबसे पहले हमने बाष्पीकरण के बारे में समझा था, दूसरे नंबर पर अपकेंद्रीकरण और तीसरे नंबर पर पृथक्करण कीप के द्वारा, और उसके बाद ऊर्ध्वपातन विधि को समझा था। उसके बाद कल हमने क्रोमेटोग्राफी के बारे में भी समझा और आसवन विधि को भी समझा। बच्चों, उसी क्रम में आज हम उसी में एक और जो तरीका है सेपरेशन करने का, तो उसका नाम है बच्चों क्रिस्टलीकरण। इस क्रिस्टलीकरण को आइए बच्चों हम समझते हैं कि ये क्या है। ये जो क्रिस्टलीकरण है, इसका मूल सिद्धांत क्या है। बच्चों, किसी मिश्रण से अशुद्धियों को दूर करने के लिए पहले हम कोई एक उपयुक्त विलयन में उसको घोलते हैं और क्रिस्टलीकरण के द्वारा उसके संघटक को हम पृथक करते हैं। यानी उसमें जो जो तत्व मिले हुए हैं किसी मिश्रण से अशुद्धियों को दूर करने के लिए पहले किसी उपयुक्त विलयन में उसको घोलना और क्रिस्टलीकरण के द्वारा एक संघटक को उसमें से हटाना यानी पृथक करना। बच्चों, एक उदाहरण के तौर पे हम समझ सकते हैं कि यदि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पहले हम सल्फ्यूरिक अम्ल में घोल दें और उस विलयन को फिर हम गर्म करें, तो हम देखेंगे कि ये विलयन जो है पृथक होता है। और इस विलयन को हम पूरी रात रखा रहने देते हैं, छोड़ देते हैं उसको गर्म करने के बाद, तो हम ये देखते हैं कि जो शुद्ध कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल बन जाते हैं और बाकी की जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो अशुद्धियाँ हैं, वो सल्फ्यूरिक अम्ल में ही रह जाती हैं। तो बच्चों, इस तरीके से जो विलयन हमको प्राप्त होता है उसको एक फ़िल्टर पेपर की सहायता से हम छान लेते हैं और उससे हमको शुद्ध क्रिस्टल जो है प्राप्त हो जाते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से क्रिस्टलीकरण के द्वारा भी हम किसी मिश्रण से अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। बच्चों, ये 6-7 मेथड आपने सेपरेशन के पढ़े, तो परीक्षाओं में इनमें से कोई न कोई एक मेथड अवश्य ही पूछा जाता रहा है। तो बच्चों, इनको आप ध्यान से समझ लेंगे और कॉपी में भी उतार लेंगे। उसी क्रम में बच्चों एक और टॉपिक हम लेंगे कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। बच्चों, मैं आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर समझाऊं उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो टॉपिक हम आपको समझा रहे हैं, जैसे अभी हमने क्रिस्टलीकरण की बात की, कल कुछ बच्चों ने मेरे पास लिख कर के भेजा था कि सर क्वेश्चन और आंसर तो है ही नहीं इसमें। अरे बच्चों, अब जूनियर वाली बातों को आप छोड़िए। ये जो हमने आपको लिखवाया है क्रिस्टलीकरण, तो ये पूरा टॉपिक लिखा हुआ है, इसी में से प्रश्न बन जाता है कि क्रिस्टलीकरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ये प्रश्न बन गया। अभी जैसे मैंने बोला है कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर, तो क्वेश्चन क्या लिखना है इसका? क्वेश्चन तो ये है ही कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर होता है, स्पष्ट कीजिए। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो लिखवा रहा हूँ, इसे आप नोट कर देंगे। कल हमने जैसे आसवन विधि सीखी थी, तो उसमें से भी क्वेश्चन बनता है कि आसवन विधि से आप क्या समझते हैं और चित्र सहित इसका वर्णन कीजिए। तो मैंने आसवन विधि आपको पूरी लिखवाई है, तो आप उसको पूरी को लिख सकते हो। तो इसलिए आप इस तरह के प्रश्न न पूछा करें कि सर प्रश्न कहाँ है। अरे प्रश्न तो इन्हीं में हैं, जो उत्तर हमने लिखवाए हैं इन्हीं में से प्रश्न हैं। तो ये जैसे क्रिस्टलीकरण, तो क्रिस्टलीकरण से आप क्या समझते हैं। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर, तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है। ये प्रश्न अपने आप ही बन जाते हैं। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर की। तो बच्चों, जो भौतिक परिवर्तन होते हैं, पहले हम भौतिक परिवर्तनों की बात करेंगे। ये उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय का मतलब होता है कि जैसे पानी को हम गर्म कर दें तो वो
वाष्प बन जाता है, और यदि वाष्प को हम ठंडा कर दें तो पानी बन जाता है। या हम यूँ कहें कि बर्फ़ को अगर हम पिघला दें गर्मी में टेम्परेचर में तो पानी बन जाएगा, और टेम्परेचर कम करके अगर उसको हम फ्रिज में रख दें तो आप देखते हैं कि बर्फ़ जम जाती है। तो ये एक जो डिफरेंस है ये उत्क्रमणीय कहलाता है, और इसको हम रिवर्सिबल भी कह सकते हैं। बच्चों, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसा कि मैंने अभी उदाहरण दिया था कि आप बर्फ़ को पिघला दें तो पानी, और पानी को जमा दें तो बर्फ़, तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं बनी है, वो पानी ही। बच्चों, जब हम भौतिक परिवर्तन की बात करते हैं तो भौतिक परिवर्तन में बहुत कम मात्रा में ऊष्मीय और प्रकाशीय ऊर्जा निकलती है, जिसके बारे में हमको आमतौर पे पता नहीं लगता। तो बच्चों, ये थे भौतिक परिवर्तन। अब हम रासायनिक परिवर्तनों की बात करेंगे। तो ठीक इसके उल्टे, जैसे कि ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती थी भौतिक परिवर्तन, और ये अनुत्क्रमणीय होते हैं, यानी ये इरिवर्सिबल होते हैं। यानी रासायनिक परिवर्तन एक बार हो गया तो नया प्रोडक्ट बनेगा, तो उन नए प्रोडक्टों से पहला प्रोडक्ट नहीं बन सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे हम लकड़ी को जला दें तो लकड़ी जलने के बाद आप देखेंगे कि वो राख में कन्वर्ट हो जाएगी, कोयले में कन्वर्ट हो जाएगी, कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर हम ये चाहें कि जलने के बाद फिर से वो लकड़ी बन जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये जो परिवर्तन है बच्चों, ये रासायनिक परिवर्तन है, और ये एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। इसमें बच्चों नए पदार्थ बनते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, लकड़ी को जलने के बाद क्या बनता है, तो ये एक नए पदार्थ बनते हैं। और बच्चों, जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें जो है ऊष्मीय और प्रकाशीय ऊर्जा निर्गत होती है। क्योंकि जब लकड़ी जलती है तो उससे हमें टेम्परेचर का आभास होता है। सर्दियों में हम तापने का भी काम करते हैं उससे। और साथ ही साथ में जब आग जलती है तो प्रकाश भी उत्पन्न होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाशीय ऊर्जा इसमें निर्गत होती है। तो बच्चों, ये भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, ये आप जो है इसको बहुत भली भांति याद कर लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अक्सर कक्षा 9 में पूछा जाता है कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप इस प्रश्न को जरूर याद कर लेंगे। अब बच्चों, हम आगे चलेंगे। अब हम तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, तत्व यानी एलिमेंट्स क्या होते हैं, आइए अब हम समझते हैं कि तत्वों को हम इस तरीके से समझ सकते हैं बच्चों के वे शुद्ध पदार्थ जिसे न तो साधारण पदार्थों में हम तोड़ सकें और ना ही किसी ज्ञात भौतिक और रासायनिक क्रिया के द्वारा दो या दो से अधिक साधारण पदार्थों से हम उसको बना सकें। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं वो बच्चों तत्व कहलाते हैं। जिस तरीके से लोहा है, सोडियम है। तत्वों की विशेषता होती है बच्चों के तत्वों के सारे के सारे अणु एक जैसे होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि तत्व एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर के बने होते हैं। तो बच्चों, तत्व जो है उसको मुख्य रूप से समझने के लिए तीन भागों में इसको बांटा गया है। यानी तीन भागों में इसको वर्गीकृत कर दिया गया है। तो तत्वों में तीन जो भाग हैं, जिसमें सबसे पहले हम धातु, उसके बाद दूसरे पे बात करेंगे तो अधातु, और तीसरे उपधातु। यानी पहली जो धातुएं होती हैं यानी मेटल्स, और दूसरे अधातु यानी नॉन मेटल्स, और तीसरी होती हैं उपधातु। बच्चों, धातुएं अक्सर आप देखते हैं लोहा, पीतल, ये सभी धातुएं हैं। अगर अधातुओं की यानी नॉन मेटल्स की बात करें तो जैसे लकड़ी इत्यादि, ये सब अधातुएं हैं। इसमें एक तीसरे उपधातु और होते हैं जिनको हम मेटलॉइड्स कहते हैं। ये उपधातु ऐसे होते हैं कि इनमें धातु और अधातुओं के बीच के गुण होते हैं, यानी कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी। उपधातुओं में कुछ धातु और अधातुओं के मिश्रित गुण होते हैं, यानी इनके बीच के गुण होते हैं। तो ये उपधातु कहलाते हैं, मेटलॉइड्स कहलाते हैं। अगर हम बच्चों सबसे पहले धातुओं के बारे में यदि हम बात करें तो सबसे पहली बात तो ये है कि जैसा आप जानते हैं कि जितनी भी धातु हैं वो सब चमकदार होती हैं। चाहे वो लोहा हो, चाहे वो पीतल हो, चाहे वो सोना हो,
कोई भी धातु आप ले लीजिए, सारी की सारी धातुएं जो है वो चमकदार होती हैं। तो ये एक गुण है धातुओं का। अगर धातुओं के बारे में हम कुछ लिखना चाहते हैं, कोई बताना चाहते हैं, तो हम ये उसमें कह सकते हैं कि धातुएं चमकदार होती हैं। दूसरा जो गुण है धातुओं का कि आघातवर्ध्य होती हैं। यानी जब अगर हम किसी धातु को लोहे से पीटें, यानी लोहे से चोट मारें, तो हम देखेंगे कि वो एक चद्दर के रूप में फैलती हुई हमको नज़र आएगी। और धातुओं में तन्यता भी होती है, यानी धातुओं को खींच करके इसके तार भी बनाए जा सकते हैं, जैसे कि बिजली के तार बनते हैं, टेलीफोन के तार बनते हैं। तो धातुएं जो है वो आघातवर्ध होती हैं और तन्य भी होती हैं। बच्चों, इसी तरीके से अगर हम धातुओं को किसी वस्तु पर मारते हैं, यानी चोट पहुंचाते हैं धातु से, जैसे कि आपने देखा होगा कि स्कूल में जैसे घंटी टंगी है, उस पर जब हम चोट मारते हैं किसी हथौड़े से, लकड़ी से, किसी से, तो ध्वनि पैदा होती है। तो बच्चों, जब किसी धातु को किसी वस्तु पर मारा जाता है तो ध्वनि पैदा होती है। यानी धातु को किसी वस्तु पर मारें या किसी वस्तु को धातु पर मारें तो उस अवस्था में ध्वनि पैदा होती है। जैसे आप स्कूल के घंटे में देख सकते हो कि वो ध्वनि पैदा करता है। बच्चों, ये जो धातुएं होती हैं ये ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। अगर धातुओं को बच्चों हम गर्म करें, जैसे किसी लोहे से बनी वस्तु को किसी कोयले, जलते हुए कोयले में या लकड़ी के उसमें रख दें, या चूल्हे पर, जलती हुई गैस के चूल्हे पर रख दें, तो हम देखते हैं कि वो धातु जो है गर्म हो जाती है। तो इसका मतलब वो ऊष्मा की सुचालक है। और इसी तरीके से अगर उसमें हम करंट लगा दें, यानी विद्युत का संचालन करें उसमें से होकर के, तो आप जानते हो कि लोहे के तार में होकर के विद्युत जो है का प्रवाह होता है। तो ये एक अच्छी सुचालक होती हैं, यानी धातुएं जितनी भी हैं वो सब ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। तो ये कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं धातुओं की। तो बच्चों, आपको ये सब याद होनी चाहिए। और उदाहरण के तौर पर सोना, लोहा, पीतल इत्यादि ये सभी धातुएं हैं। बच्चों, अगर हम धातुओं की अगर बात करें तो ठीक इसके विपरीत, यानी धातुओं के ठीक विपरीत, उनमें चमक होती है लेकिन अधातुएं चमकदार नहीं होती। अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं। वो एक अलग बात है कि जब हम फर्नीचर बनाते हैं तो रंग करके उसको चमकदार बना लेते हैं, लेकिन वो नेचुरल नहीं होता। तो अधातुएं जितनी भी हैं वो सब चमकदार नहीं होती हैं। दूसरा, आघात वर्धनीयता भी इनमें नहीं होती, यानी आघात वर्ध नहीं होती हैं। अगर किसी लकड़ी को हथौड़े से हम पीटेंगे तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके अलग हो जाएगी। बच्चों, इनमें तन्यता भी नहीं होती है। हम ये चाहें कि किसी लकड़ी से तार बना लें तो खींच के तार नहीं बना सकते। इनमें तन्यता का गुण नहीं होता है। और बच्चों, इसमें ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि गर्म करने पर लकड़ी भी बहुत कम मात्रा में गर्म होती है धातुओं की तुलना में, और विद्युत का चालन तो इसमें से होता ही नहीं है। तो ये इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कुचालक होती हैं। बच्चों, इनमें भंगुर होती हैं। ये भंगुरता का मतलब होता है कि जब हथौड़े से हम इसको पीटेंगे तो छोटे छोटे टुकड़ों में ये बढ़ जाती हैं। तो बच्चों, ये धातु और अधातुओं के मैंने कुछ गुण आपको बताए हैं। तो मैं ये अवश्य चाहूँगा कि इन गुणों को आप ठीक प्रकार से याद कर लें, क्योंकि बच्चों, इम्तिहान में ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करिए। अभी मैंने जिक्र किया था थोड़ी देर पहले, कल मुझसे बच्चों ने पूछा था कि सर प्रश्न उत्तर कहाँ है। अरे प्रश्न उत्तर कहाँ है? मैं सारे उत्तर ही तो आपको लिखवा रहा हूँ, उसमें से आप प्रश्न नहीं बना सकते। मैंने अब आज आपको बताया कि धातु और अधातु, अगर प्रश्न आ जाए कि धातु और अधातु में अंतर लिखिए, तो एक साइड में पेज में, बीच पेज पर आप लाइन खींचिए, एक साइड में धातु लिख लो और दूसरी साइड में अधातु लिख लो। धातु के नीचे जो धातुओं के गुण हैं उनको लिख दीजिए और अधातु के नीचे अधातुओं के जो गुण हैं उनको लिख दीजिए। तो एक ये प्रश्न बन जाता है कि धातु और अधातु में क्या अंतर होता है। तो इस तरीके से आप इसको भली भांति कर सकते हो। तो बच्चों, ये था धातु और अधातु दोनों के गुण हमने पढ़े, और इसमें से एक बढ़िया प्रश्न भी बना कि धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये इम्तिहान में आपसे पूछा जा सकता है।
ये अथवा तो मैंने ऊपर बताया है कि तत्व, तो इसमें से भी प्रश्न बनता है कि तत्व क्या होते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो आप इसमें तत्व को परिभाषित कर दीजिए, जैसे मैंने लिखवाया है, समझाया है आपको। तो ये प्रश्न इसमें से बन जाते हैं। अब बच्चों हम इससे आगे धातु अधातु से आगे बढ़ेंगे और उपधातुओं के बारे में हम बात करेंगे। तो बच्चों उपधातु क्या होती हैं, आइए अब हम समझते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, जब मैं तत्व आपको समझा रहा था कि तत्व को तीन भागों में यानी धातु अधातु और उपधातु में बांटा गया है। तो उस समय मैंने आपको बताया था कि उपधातुएं वे तत्व होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के बीच के गुण पाए जाते हैं, तो वो उनको हम उपधातु कहते हैं। और इसको मैंने परिभाषित भी किया है, जैसा कि आप नोट्स में देख रहे हैं कि ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उपधातु कहलाते हैं, अर्थात धातु और अधातु के बीच के गुण होते हैं इनमें। उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है इत्यादि हैं, और भी हैं बहुत सारे। तो ये धातु अधातु और उपधातु बच्चों, इनको आप याद कर लेंगे। इसके बाद हम अगला टॉपिक लेंगे मिश्रण और यौगिक में अंतर, यानी मिश्रण तथा यौगिक में अंतर। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों कि मिश्रण तथा यौगिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। कक्षा 9 की परीक्षा में या तो धातु अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए अथवा तो मिश्रण और यौगिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। इन दो प्रश्नों में से एक प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है। तो धातु और अधातु में अंतर और मिश्रण और यौगिक में अंतर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, इनको ढंग से याद कर लीजिए आप। अब हम बात करेंगे मिश्रण की। तो मिश्रण क्या होते हैं? मिश्रण, मैंने एक नोट्स में आप देखें कि एक साइड में मिश्रण और एक साइड में यौगिक लिया हुआ है। तो मिश्रण के नीचे हम मिश्रण के गुण लिखते जाएंगे और यौगिक के नीचे हम यौगिक के जो गुण हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, उनको लिखते हुए चले जाएंगे। तो आइए पहले हम समझते हैं कि मिश्रण के क्या क्या है गुण हैं, यानी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। पहले अगर गुण की हम बात करें तो बच्चों तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं आपस में, ये कोई नया पदार्थ नहीं बनता है इसमें, यानी मिश्रण से कोई नया पदार्थ, यानी जो मिश्रण है, कहने का तात्पर्य ये है कि मिश्रण के मायने किसी चीज़ को मिला दिया है तो नया पदार्थ नहीं बनता है। बस इतना याद रखिए कि मिश्रण का मतलब ये नहीं है कि कोई नया पदार्थ बन गया। बच्चों दूसरा जो संगठन परिवर्तनीय होता है, यानी इसके संगठन में हम परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे हमने दो या तीन वस्तुओं से या दो तीन पदार्थों से एक मिश्रण तैयार किया है, तो उसमें किसी एक पदार्थ की मात्रा को घटा भी सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, तो उसके संगठन को हम परिवर्तित कर सकते हैं। और तीसरी जो प्रॉपर्टीज है इसकी के मिश्रण में उपस्थित जो घटक हैं वो अपने गुण धर्म को दर्शाते हैं। जिन पदार्थों का मिश्रण बना होता है उन पदार्थों के जो कण हैं वो अपने अपने जो गुण हैं उसको प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एक मिश्रण तैयार कर दें कि चीनी में हम नमक मिला दें, तो चीनी के कण अपनी मिठास को प्रदर्शित करेंगे और नमक अपनी जो उसका जो गुण है, उसका जो स्वाद है, उसको प्रदर्शित करेगा। तो मिश्रण में जो उपस्थित घटक हैं या जो उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो अपनी अपनी प्रॉपर्टीज को प्रदर्शित करते हैं। जो मिश्रण होते हैं बच्चों, इनके जो कंपोनेंट्स हैं, इनके जो घटक हैं, उनको हम भौतिक विधियों के द्वारा पृथक कर सकते हैं। भौतिक विधियां जैसे कि छानने की विधि है, आसवन विधि है, ये सारी जो विधियां हमने अभी पीछे पढ़ी हैं ये सब भौतिक विधियां हैं। तो भौतिक विधियों के द्वारा हम मिश्रण को सेपरेट कर सकते हैं, इनका सेपरेशन कर सकते हैं। जो 7-8 हमने सेपरेशन के मेथड सीखे हैं, उन मेथडों की सहायता से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। जैसे लोहे और गंधक के मिश्रण को सेपरेट करना। अब बच्चों हम बात करेंगे यौगिकों की। तो देखिए यौगिकों में जैसा कि मैंने लिखा है कि एक पदार्थ क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। बच्चों दो या दो से अधिक पदार्थों को जब मिलाते हैं तो उनमें से कोई एक पदार्थ क्रिया करता है और क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे हम यौगिक कहते हैं बच्चों। इसी तरह से जो नया पदार्थ बनता है उसका जो संगठन है वो
सदैव स्थायी रहता है, वो अस्थायी नहीं होता कि वो बदल जाए। अपने द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात में ये बच्चों एक साथ मिलते हैं। और अगर हम नए पदार्थ की बात करें तो बच्चों नए पदार्थ का जो गुणधर्म है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। यानी एक दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलते हैं तो जो नया पदार्थ बनता है उस नए पदार्थ के जो गुण हैं वो उनके पहले वाले जैसे नहीं होते। नए पदार्थ के गुण अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। बच्चों ये जो घटक हैं इसके, तो यदि घटकों को रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रक्रिया से होकर के हम गुजारें तो हम देखते हैं कि ये सेपरेट हो जाते हैं। यानी हम घटकों को रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा पृथक कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि गंधक और लोहे आपस में क्रिया करके आयरन सल्फाइड बनाते हैं, ये एक इसका अच्छा उदाहरण है। तो बच्चों मिश्रण और यौगिक के अंतर को आप भली भांति समझ लेंगे और इसको कॉपी में भी आप उतार लेंगे। ये परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। बच्चों अब हम देखते हैं इस चैप्टर में कि स्थिर अनुपात का नियम, यानी स्थिर अनुपात का नियम अगर इसका प्रश्न इम्तिहान में आता है तो इस तरह से आएगा कि स्थिर अनुपात के नियम से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिए। ऐसे ही एक और हम प्रश्न लेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। स्थिर अनुपात का नियम और द्रव्यमान संरक्षण का नियम दोनों ही अच्छे प्रश्न हैं। ये भी द्रव्यमान संरक्षण के नियम से आप क्या समझते हैं, इस प्रकार से ये प्रश्न इम्तिहान में आता है। तो पहले बच्चों हम समझते हैं स्थिर अनुपात का नियम, यानी स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है। बच्चों रासायनिक यौगिक द्रव्यमान के अनुसार सदैव समान अनुपात में परस्पर संयुक्त होकर के समान तत्वों से बने होते हैं। जैसे अगर हम पानी की बात करें तो H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है बच्चों वो 1:8 रहता है। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो 1:8। तो बच्चों ये था स्थिर अनुपात का नियम, यानी रासायनिक यौगिक द्रव्यमान के अनुसार सदैव समान अनुपात में परस्पर संयुक्त समान तत्वों के बने होते हैं, जैसे कि H2O का बनना। अब बच्चों हम समझेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। बच्चों इसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन बोलते हैं। इसे आप भौतिक विज्ञान में भी पढ़ेंगे, आप इसको रासायनिक विज्ञान में भी पढ़ेंगे, इसको आप जीव विज्ञान में भी पढ़ेंगे। ये द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है, अगर हम इसको रासायनिक विज्ञान के हिसाब से परिभाषित करें तो हम इस तरह से करेंगे बच्चों कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान को बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यानी किसी भी रासायनिक क्रिया में न तो द्रव्यमान को हम बना सकते हैं और ना ही हम नष्ट कर सकते हैं। तो बच्चों ये था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इस तरह से बच्चों ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। तो इस चैप्टर को आप भली भांति आज याद कर लेंगे। बच्चों 2 चैप्टर आपके हो चुके हैं। पहले चैप्टर की PDF मैंने आपको भेज दी थी और इस दूसरे चैप्टर की भी PDF आज नहीं तो कल मैं आपको भेज दूंगा। आज ये चैप्टर आप बच्चों तैयार कर लेंगे और कल मैं आपसे इसी चैप्टर में से पहले छोटे छोटे प्रश्न पूछूंगा, यानी आपका टेस्ट लूँगा इस चैप्टर का, और टेस्ट लेने के बाद आपको PDF भेजूँगा। पहले आप इसके वीडियो को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार ध्यान से सुनिए और याद कीजिए, और हो सके तो वीडियो से ही उतारने का प्रयास भी कीजिए, क्योंकि इससे आपको एक अच्छा गुण आपके अंदर पैदा होगा कि आप, क्योंकि वीडियो में भी पॉज करके आप उसको उतार सकते हैं। तो बच्चों ये कि आप PDF आ जाए तभी उतारें, आप वीडियो को देखकर भी आप उतार सकते हैं। और बच्चों जो मेरा चैनल चल रहा है उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जब आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसकी सूचना, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहेगा। और उसमें हमको ये भी पता लगेगा कि कौन कौन बच्चे हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और विधिवत रूप से पढ़ाई कर रहे हैं।
तो बच्चों एक तरीके से आपकी अटेंडेंस का काम भी ये करेगा। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बच्चों ध्यान से इन वीडियोज़ को देखते रहें, समझते रहें और PDF फाइल आते ही इसके नोट्स को आप फेयर कॉपी में उतार लें। बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि एक तरफ पेज की कॉपी और दो तरफ पेज की, ऐसा कुछ नहीं होता है बच्चों। जैसी भी कॉपी हो आप किसी भी प्रकार की कॉपी बना सकते हैं। नमस्कार बच्चों।